चलिए ना, तो अभी हमने कुछ समय पहले अपन ने चर्चा की थी, ठीक है, संवहन के बारे में, संकेतों के संवहन के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? दूसरा टॉपिक हमारा है प्रतिवर्ती क्रियाएं। कैसी क्रियाओं के बारे में बात कर रहे हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। अब बात करते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया होती कैसी हैं, होती कौन सी हैं। अच्छा एक चीज बताओ, कुछ क्रियाएं तो ऐसी होती हैं जो हमारी इच्छा से होती हैं, और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें हमारी इच्छा का कोई कॉलम होता ही नहीं है, तो अपने आप उसके बारे में हमको क्या मिल जाता है? संकेत मिल जाता है, और अपने आप हमारा काम हो जाता है। अपने आप क्रियाओं में क्या हो जाता है? संकेत मिल जाता है, और अपने आप वो काम हो जाता है। ऐसी क्रियाओं को अपन क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। क्या कह रहे हैं? प्रतिवर्ती क्रिया किसी उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना अचानक अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। ये क्रिया स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं जो जीव की इच्छा के बिना होती हैं। हृदय का धड़कना, आपसे पूछ के धड़केगा, और मान के चलो आपसे पूछा, अनुमति ले रहा कि हाँ भैया धड़क जाऊं, आपने कहा धड़क जा, हो जाए। हाँ पलक का झपकना, आपसे पूछा पलक झपका, आपने बोला हाँ भैया ठीक है धड़क जा, झपक जा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप लोग पढ़ना भूल जाते हो, कभी कभी खाना भूल जाते हो, ऐसा होता नहीं लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ, खाना भूल जाते हो, तो कभी कभी कहीं ऐसा हो गया कि आपका हृदय आपके कहने से धड़कता हो या चलता हो, और आप भूल गए उससे कहना, और वो नहीं धड़क पाया, तो बस आप तो टैं बोल जाओगे। फिर क्या समझ गए? टैं टैं, है ना? कोई रिएक्शन, सारी परिवर्तन खत्म, सारी रिएक्शन, सारी क्रियाएं खत्म हो जाएंगी, है ना? तो प्रतिवर्ती क्रियाएं किसी उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना, किसी उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना अचानक अनुक्रिया प्रतिवर्तीय कहलाती है। अचानक कोई क्रिया कर दी जिसमें मस्तिष्क का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ऐसी क्रियाओं को अपन क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये क्रियाएं स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं जो जीव की इच्छा के बिना होती हैं। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताया था इसमें। अच्छा कोई तो ऐसा होगा जो इनसे ये क्रिया करवाता है, ऐसा तो नहीं है, कोई तो करवाता होगा ना, संकेत देता होगा करने के लिए। मान के चलो आपके पीछे कुत्ता दौड़ गया, तो क्या करोगे आप? सोचोगे भगूं या लड़ूं, या मैं इसके पीछे दौड़ूं, जो मेरे पीछे दौड़ रहा है तो मैं इसके पीछे दौड़ूं। करोगे ऐसा? नहीं करोगे। क्या करोगे? वहां से भगोगे। लेकिन भाई यार कोई इंसान आप में चांटा मार दे, आपसे कुछ करे, तो आप सोचोगे जाना मेरे संग ऐसा करवे, मैं भी देख लूंगा जाकर, है ना? तो देखते हैं अपन आगे। तो किसी उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना, ठीक है, अचानक अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। क्रिया स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं जो जीव की इच्छा के बिना ही होती हैं। जैसे देखो ये हमारे पास में एक कौन आ गया? चित्र आ गया हमारे पास में। कौन आ गया हमारे पास में? एक चित्र आ गया। ये क्या है? ये है उद्दीपन, जो मोमबत्ती जल रही है। अपन ने बोला ना किसी उद्दीपन के प्रति, उद्दीपन कौन है? उद्दीपन है जिसके द्वारा हम पर कोई कार्य किया जा रहा है, और उसके लिए हम सोचेंगे नहीं। आप मुझे बताओ, जो मोमबत्ती रखी हुई है हमारे हाथ के ऊपर या हाथ के नीचे, आग लग रही है, तो आप सोचोगे हटाऊं हाथ के नहीं हटाऊं? जब तक सोचोगे तब तक तो पता चले खिला ही हो जाए। मैंने बताया था एक बार आपको, गिर रहे हैं, किसी चीज को पकड़ने के लिए झपट्टा मारना। तो ये कैसे होता है, कहां होता है? तो देखिए क्या कह रहे हैं अपन से, किसी गर्म वस्तु को छूना। क्या रहा है हमारे सामने निकल के? किसी गर्म वस्तु को छूने से जलने पर तुरंत हाथ हटा लेना। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? कौन से उदाहरण है? ये प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रतिवर्ती क्रिया के कोई दो उदाहरण बताइए, तो उसके लिए पहला उदाहरण हमारे सामने क्या निकल के आया? किसी गर्म वस्तु को छू लेने से जलने पर तुरंत हाथ हटा लेना। कोई भी क्रिया कह सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा है खाना देखकर मुंह में पानी आ जाना। खाना देखकर क्या आ जाना? पानी आ जाना। कौन कौन चल रहा है ना? और तीसरा है सुई चुभाने पर हाथ का हट जाना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, अभी थोड़ी देर पहले एक लड़की से मैंने दूसरी लड़की को प्रकाल घुसने की कह दी थी, कही थी मैंने थोड़ी देर पहले कि जैसे आपको उनसे कोई प्रॉब्लम है, आपसे उनको कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने बोला था उसको कह दो कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। पर नहीं मान रहे, तो अगली बार आपको डिस्टर्ब करे तो क्या करना? अब मान लो अगर वो मैंने जो कहा मजाक में, और उस चीज को वो सीरियस ले लेते और अपने हाथ में प्रकाल रखकर एकदम से पीछे की तरफ प्रकाल से हमला करते, तो जिस पर हमला किया जा रहा है वो क्या करता? तो पीछे की तरफ कर सकता ना, कि सोचेगा किसको कि नहीं किसको, कि ये सोचेगा नहीं वो तो मजाक कर रहे होंगे, वो थोड़ी कुछ लेगा प्रकाल। लेकिन इसी सोचने में पता चले प्रकाल आंख में बट, और आंख से लाल और सफेद कलर का पानी बाहर आना शुरू, और पता चले आंख खराब। चलते हैं अपन आगे। तो प्रतिवर्ती क्रिया कौन सी होती है? प्रतिवर्ती क्रिया वे क्रिया होती हैं जिन पर मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता, या बिना मस्तिष्क के नियंत्रण के होने वाली क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए गर्म वस्तु को छूने से जलने पर तुरंत हाथ हटा लेना, खाना देखकर मुंह में पानी आ जाना, और सुई चुभाने पर हाथ का हट जाना आदि। आगे देखते हैं प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। मैंने क्या बोला? कोई ना कोई तो ऐसा होगा ना जो प्रतिवर्ती क्रियाओं को करवाता होगा, तो उसका नियंत्रण कौन रखता है? कोई तो होगा। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उस पर नियंत्रण मस्तिष्क रखता है। उन क्रियाओं को अपन कौन सी क्रिया बोलते हैं? मस्तिष्क की क्रिया अपन बोलते हैं, मस्तिष्क करता है जिनको, ना? ठीक है, लेकिन अब अपन बात करें प्रतिवर्ती क्रिया। तो देखो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, पहला प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। ये प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं। ऊटी बन गई,
प्रतिवर्ती क्रियाएं कौन नियंत्रित करता है? तो प्रतिवर्ती क्रियाएं कौन नियंत्रित करता है? मेरुरज्जु। उल्टा कर दो, मेरुरज्जु के द्वारा कौन सी प्रतिक्रिया नियंत्रित की जाती हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं। अब देखते हैं जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उन पर बात करते हैं। मतलब एक तो होती है ऐच्छिक क्रियाएं। कैसी क्रियाएं? ऐच्छिक क्रियाएं। नाम से समझ में आ रहा है ना, जो हमारी इच्छा से हो, हंसना, नचना, है ना। अच्छा एक चीज बताओ, सपना देखना कौन सी क्रिया होगी? ऐच्छिक होगी? प्रतिवर्ती होगी? ये आपके लिए होमवर्क है। एक होमवर्क और रोज आपको एक सवाल देता हूं, चर्चा करेंगे इस पे भी अपन, है ना। तो ऐच्छिक क्रिया वे सभी क्रिया जिस पर हमारा नियंत्रण होता है ऐच्छिक क्रिया कहलाती है। बोला चलना लिखना आ रही। ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कोई करता होगा तो देखो क्या, ऐच्छिक क्रियाएं हमारी इच्छा और सोचने से होती हैं, इसलिए इसका नियंत्रण हमारा सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क के द्वारा होता है। तो देखो एक बात सामने निकल के आ गई कि मैंने क्या बताया था, मस्तिष्क में दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट और राइट। अब समझना, देखा जाए तो उसको और भी भागों में बांटा गया है, लेकिन बेसिकली हम उसको दो भागों में लेके चलते हैं, लेफ्ट वाला और राइट वाला। अब अपन बात करते हैं कि ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। तो वो सरल सी भाषा में बात करेंगे कि ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण अग्र मस्तिष्क द्वारा होता है। कौन करता है ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण? कौन करता है? अग्र मस्तिष्क, आगे की तरफ वाला हमारा जो ब्रेन होता है वो। और ऐच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? सोचना, लिखना, पढ़ना। सीधी सी बात है, जिन पर हमारा खुद का सेल्फ नियंत्रण है, जिसको हम करना चाहते हैं और नहीं करना चाहते, जिसको हम कर सकते हैं और नहीं कर सकते, उन्हीं को कहते हैं ऐच्छिक क्रियाएं। उन्हीं को क्या कहते हैं? ऐच्छिक क्रियाएं। और ऐच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रण कर रहा है? अर्घ मस्तिष्क। अब अपन से पूछा गया अर्घ मस्तिष्क का कार्य है, जवाब ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करना। ऐच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रण करता है? अग्र मस्तिष्क। अब हमारे पास आ गई अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक मतलब जिसपे हमारी इच्छा ना चले, खुद ही हो जाए अपने आप ही, स्वतः हो जाती हैं। तो वे सभी क्रियाएं जो स्वतः होती रहती हैं, वे सभी क्रियाएं जो क्या होती रहती हैं? स्वतः होती रहती हैं, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। जिन पर हमारा क्या नहीं है? अनैच्छिक क्रिया कहलाती है। हृदय का धड़कना, सांस लेना, भोजन का पचना। और जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, अनैच्छिक मतलब हमारी इच्छा के बिना, वो कौन करता है? मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, अग्र वाला क्या करता है? इच्छाओं वाला काम। मध्य और पश्च यानी मिडिल वाला और पीछे वाला जो ब्रेन है वो क्या काम करता है? अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। अब आ गया प्रतिवर्ती चाप। ठीक है, देखो प्रतिवर्ती क्रियाओं के आगम संकेतों का पता लगाने और निर्गम क्रियाओं के करने के लिए संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं और प्रेरित तंत्रिका कोशिका मेरुरज्जु के साथ मिलकर एक पथ का निर्माण करती है, जिसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ये चाप शब्द हमने कहीं और पढ़ा है। चाप शब्द की बात करें, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड चाप इन इंग्लिश आर्क। बताओ कहां पढ़ा है? चाप कहां पढ़ा है? ये पढ़ा है हमने मैथ में, तो बोलना चाहिए ना। ये पढ़ा है हमने मैथ में, और मैथ में हम प्रकाल से चाप लगाते हैं। यानी कि अगर हमने मान लीजिए कि कोई प्रकाल लिया और प्रकाल लेने के बाद हमने प्रकाल की निप रखी और ये हमारी पेंसिल है, एक बार घुमाने पर जितना प्रकाल घूम जाता है, एक बार घुमाने पर जितना प्रकाल घूम जाता है, उसको जो गोलाई में अपन घुमाते हैं, जिसे वृत्त कहते हैं, हमको हम क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। तो वो भी तो एक प्रकार का रास्ता ही हुआ ना, एक सिरे से और दूसरे सिरे तक जाना। तो यहां भी देखो क्या कह रहे हैं, प्रतिवर्ती चाप। सबसे पहली बात तो प्रतिवर्ती क्रिया हो गई, प्रतिवर्ती क्रिया जिस पर ब्रेन का यानी मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता। अब बात करते हैं प्रतिवर्ती चाप। तो भैया जैसे अभी अपन थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे, ब्रेन द्वारा कौन सा तंत्र पढ़ के आए थे अपन? इससे 7.1 का टॉपिक कौन सा था? तंत्रिका, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। तो अपन ने तंत्रिका कोशिका भी तो पढ़ के आए थे ना। एक तंत्रिका कोशिका होती है, उसको कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहले भाग का नाम दुर्मिका। पहले भाग का नाम दुर्मिका क्या करती है? संकेतों को इकट्ठा करती है। ध्यान रखना, दुर्मिका क्या करती है? संकेतों को इकट्ठा करती है। फिर दुर्मिका से कहां तक जाते हैं अपन? कोशिकाएं तक। दुर्मिका से कोशिकाएं तक वो रास्ता हो गया। दुर्मिका से कोशिकाएं तक क्या हो गया? रास्ता हो गया। तो रास्ता मतलब कई का रास्ता? संकेतों का रास्ता, संकेतों को ले जाने का रास्ता। तो भैया वो कहां से हो रहा है? ब्रेन के द्वारा हो रहा है। तो यहां जो अपन बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रतिवर्ती चाप, तो इसका भी तो कोई ना कोई रास्ता होगा ना। मुझे बता, इसका रास्ता नहीं होगा? भाई मुझे जलन मच रही है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे किसी ने पेंसिल चुबा दी, मुझे किसी ने पेन चुबा दिया, तो उसका रास्ता नहीं होगा संकेत जाने का कि मुझे पीछे हटना है। कोई तो मुझे संकेत दे रहा होगा ना, तो उसका भी तो एक रास्ता होगा। ये भी तो कहीं ना कहीं से संकेत हमारे पास पहुंच रहे होंगे ना। वहां ब्रेन के पास जा रहे थे, यहाँ मेरुरज्जु के पास जाएंगे। अब प्रतिवर्ती क्रिया की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रतिवर्ती क्रिया की बात कर रहे हैं। तो वहां भी संकेत जाएगा, और वो संकेत जाएगा किसके द्वारा जाएगा? उसके लिए भी तो रास्ता होगा। उस रास्ते को ही हमने क्या कहा है? उस रास्ते को हमने कहा है प्रतिवर्ती चाप। अब देखो, प्रतिवर्ती क्रियाओं के आगम संकेतों, संकेत आएंगे। जैसे संकेत कहां से आएंगे? वहीं से। आग, मैंने अपने हाथ पर क्या रख दी? मोमबत्ती जलती हुई नीचे रख ली, तो यहाँ पे आग लग रही है, यहाँ गरम गरम लगेगा, तो यहाँ से संकेत उठेगा।
यहाँ संकेत उठ के कहाँ जाएगा, मेरुरज्जु के पास, मेरुरज्जु के पास जाएगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं के आगम संकेतों का पता लगाने, पता लग गया, और निर्गम मेरुरज्जु के पास जाने के बाद वो वापस जाएगा किसी और के पास, और निर्गम क्रियाओं के करने के लिए संवेदी तंत्रिका कोशिका, ये कौन है, संवेदी तंत्रिका कोशिका। तो संवेदी तंत्रिका कोशिका कौन होती है, किसका काम करती है, आगम संकेतों का पता करती है। संकेत ले लिया, किसने ले लिया, संवेदी ने संकेत ले लिया, लेकर पहुंचा दिया, पहुंचाने के बाद प्रेरित किया किसी को, किसको प्रेरित किया, दूसरी तंत्रिकाओं को प्रेरित किया, और जो पूरा रास्ता प्रेरित करने के बाद उसको कहां पहुंचा दिया, मेरुरज्जु के साथ। इन सबके साथ मेरे तीन चीज हो रही है इसमें, तीन चीज, मेरुरज्जु और संवेदी तंत्रिका और प्रेरित तंत्रिका, ये तीनों मिलकर एक रास्ता बनाते हैं। इस रास्ते को अपन क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। चूंकि ये रास्ता प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए है, मेरुरज्जु, तो इसके लिए मेरुरज्जु का होना जरूरी है। प्रतिवर्ती क्रिया के साथ है ये रास्ता, तो इसके लिए कौन जरूरी है, और मेरुरज्जु है, इसी वजह से ये कौन सा रास्ता बन गया, प्रतिवर्ती चाप वाला रास्ता ये बन गया। कोशिका तंत्रिका में कौन काम करता है, मस्तिष्क काम करता है। वो कौन सी क्रिया है, कोशिका तंत्रिका वाली क्रिया है वो, और ये प्रतिवर्ती क्रिया है। जैसे प्रतिवर्ती, ये इन्होंने यहाँ पर डायग्राम बना के दिया है, आपकी किताब में भी संभवतः ये निशान, ये चित्र बनाया कि नहीं बना, बनाया ना। देखो क्या हुआ, देखो ये प्रतिवर्ती चाप का संकेत उन्होंने दिया हुआ है, प्रतिवर्ती चाप का संकेत या चित्र दिया हुआ है। ये क्या है, ये ऊष्मा ऑब्लिक दर्द त्वचा में है ना, ये इन्होंने गर्म पानी, कॉफी, कुछ भी मान लो आप, ये दिया हुआ है, इसमें हाथ डुबाया, तुरंत कोई ना कोई संकेत मिलेगा। तो ये देखो, ये निशान दिख रहे हैं, देखो ये एक निशान जा रहा है, कहां तक जाएगा, जो मेरुरज्जु तक जाएगा। फिर मेरुरज्जु से ऐसा नहीं है मस्तिष्क के लिए नहीं जाएगा, मेरुरज्जु से भी किसके पास जाएगा, वो मस्तिष्क के लिए है ना। चित्र उसमें दिया हुआ है, चित्र देखोगे आप तो दिया हुआ है। तो ये यहाँ से ऊष्मा मिली, ये बाह्य उपकरण हो गया ना, पानी गर्म होना, शरीर के अंदर कुछ नहीं हो रहा, बाहर से मिला था ना। उद्दीपन के प्रति एक वर्ड पढ़ के आए थे अपन प्रतिवर्ती क्रिया में, क्या पढ़ के आए थे, उद्दीपन के प्रति। वो उद्दीपन शब्द क्या होता है, उद्दीपन का मतलब होता है बाहर की कोई ऐसी वस्तु जिसके द्वारा हमारे शरीर को या हमको, हमारे ब्रेन को क्या दिया जा रहा है, संकेत दिया जा रहा है, उसको अपन उद्दीपन कहेंगे। मैं आपको उद्दीपन के लिए एक अच्छे से परिभाषा देकर समझा दूंगा, एक उदाहरण देके, परिभाषा उदाहरण देके। तो ये हुआ, तो देखो ये संकेत जा रहा है, जो गया कौन के पास गया, मेरुरज्जु के पास गया। मेरुरज्जु के पास जाने के बाद में ऐसा नहीं है ब्रेन के पास नहीं जाएगा, ब्रेन के पास भी जाएगा, लेकिन मेरुरज्जु ने वापस प्रेरक तंत्रिका कोशिका के द्वारा से वापस पहुंचाया, वापस इसके हाथ कहीं लाना पहुंचाया वापस। ए भैया हाथ पीछे किसका है, जल जाओ। अपन जैसे ही पानी में हाथ डालेंगे, जब गर्म लगेगा तो तुरंत क्या होता है, बाहर आता है ना। ये क्रिया इतनी स्पीड में होती है कि अपन उसका आंकलन अभी नहीं लगा पाएंगे, अपन जब बहुत डिटेल में जाएंगे तब। लेकिन वापस हुई ना, तो जिसने अपन से क्या कहा, वापस करने के लिए कहा, वो कौन है, प्रेरक। उसने अपन को प्रेरित किया, कई गिराने प्रेरित किया, आंख निकाल ले। और संवेदी मतलब जिसने अपन को वेदना, दर्द दिया, वो संवेदी कोशिका हो गई। जिसने दर्द का संकेत पहुंचाया, कौन के पास पहुंचाया, मेरुरज्जु के पास। अच्छा मेरुरज्जु क्यों आ गया इसमें, क्योंकि अपन कौन सी क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, प्रतिवर्ती क्रिया के लिए बात करते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के लिए अपने लिए कौन होता है, एक उद्दीपक होता है। उद्दीपक मतलब बाह्य कारक, बाह्य कारक क्रिया के लिए काम करने के लिए बाह्य कारक होता है। बात समझ में आ गई। देखो बाह्य कारक के लिए मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। एक मेरा मित्र है, बचपन का मित्र है, ठीक है, नाम उसका जो भी है, उद्दीपन शब्द की बात आ गई है। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, उद्दीपन। मेरा एक मित्र है, तो बचपन का मित्र है मेरा, पिल्ली पिल्ली कहते हैं उससे, हम नाम नहीं बताऊंगा, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, शेयर करूंगा मैं, नाम लूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। पिल्ली पिल्ली कहते हैं उससे हम, जो भी उसका नाम है घर का, ठीक है। और अब मुझे नहीं पता कि वो मेरी सिर्फ टांग खींचता है, अब दोस्ती है, चलता रहता है मजाक, मुझे नहीं पता कि वो मेरी टांग खींचता है या वास्तविकता में वो मेरे से चिढ़ता है, मुझे नहीं पता। कभी लगता है चिढ़ता है, कभी लगता है टांग खींचता है। और फिर दोस्त है, बचपन के मित्र, मतलब कक्षा 1-2 वाले हैं हम लोग, तो बचपन के मित्र जो होते हैं ना, लंबे समय तक रहते हैं साथ में। और बीच में जो मित्र मिलते हैं कॉलेज में या बड़ी क्लासों में, वो मतलब ही होते हैं, जब तक तुम हो तब तक ठीक है। और जो बचपन वाले होते हैं ना, वो लंबे समय तक रहते हैं। एक और रहेगा संग जोड़ीदार, कम्मू, वो हम दोनों के बीच का मीडिएटर है, ना असली नाम नहीं बताऊंगा, कम्मू कम्मू कहते हैं। वो हम दोनों के बीच का मीडिएटर है, वो हम दोनों के बीच में लड़ाने का काम या झगड़ाने का काम या शांति कराने का काम उसका रहता है। तो ये कुछ पुरानी घटना है, कुछ समय पहले की घटना है। ग्रुप में हम डिस्कशन कर रहे थे, आपस में कुछ लगे हुए थे हम लोग डिस्कस करने के लिए। तो मेरे मित्र पिल्ली ने एक कमेंट डाला ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, कि भैया सबसे अच्छी नौकरी तो मास्टरन की होती है। सबसे अच्छी नौकरी किसकी होती है, मास्टरन की होती है। और दिन के बढ़िया ठाठवाट होते हैं, बढ़िया 10 महीना की 11 महीना की नौकरी होती है, और लगभग 1 से सवा महीना वो घर बैठ के फ्री की तनख्वाह लेते हैं। हालांकि हर व्यक्ति को लगभग मास्टरों की नौकरी से प्रॉब्लम रहती है। उसने मुझको कमेंट किया, मैंने हाल फिलहाल उसको रिप्लाई दिया। अच्छा उसमें नौकरी शब्द यूज नहीं किया, तो समय उसने मास्टर वर्ड यूज किया था एट दैट टाइम। मैंने हाल फिलहाल उसको कमेंट किया कि भैया उस समय टीचर तो मैं शुरू से ही हूँ, तो मैं और स्कूल भी चालू हो चुका था। ये 15, 14, 16, 17 के आसपास की घटना होगी। मैंने कहा हाँ, अब आई ना समझ में मास्टर बनने में कितने फायदेमंद और कितने फायदे हैं। और चूंकि उसको तो मेरे से रहती थी प्रॉब्लम, तो मेरे सवाल को तो जवाब को तो काटना है। तुरंत उसका जवाब आया, अबे तू रहने चल, तू रहने, तू प्राइवेट मास्टर है, प्राइवेट स्कूल चलाते है, तू कौन सा सरकारी मास्टर है, ठीक है। तेरे दिमाग में तो स्कूल बंद होती है, चल वो चालू जाता है, कैसे एडमिशन लाऊं,
कैसे स्कूल को प्रचार करूं, अगली साल कितने एडमिशन कटेंगे, कितने जोड़ेंगे। मैंने कही तो सरकारी मास्टर बन जाए तब कछु होगो, कि तू बन जाए तब बात करियो। समझ आ गई बात। फिर कुछ समय के बाद में वो बात मेरे दिमाग में फिट हो गई। अब मेरे दिमाग में जो बात फिट हो गई कि यार इसने मेरे से ऐसा बोला है, अब मौका लगेगा तो मैं अब जा सरकारी मास्टर बन के दिखाऊंगा। तो मेरे लिए उद्दीपन का काम कौन ने किया, वो मेरे मित्र ने, पिल्ली ने, उसने मुझे उद्दीपन का काम किया। और उद्दीपन के बाद में मेरा जो संकेत था वो कौन सा, तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका। संवेदी तंत्रिका मतलब मेरी आत्मसम्मान या आत्मीय मुझे गुस्सा या दुख हुआ, और वो कहां पहुंचा, संकेत मेरुरज्जु के पास। मेरुरज्जु समझ गए, मेरुरज्जु मतलब मेरा खुद का मन, मेरुरज्जु उस समय के लिए। फिर मेरे पास उसका वापस आया, वापस कौन ना, प्रेरित तंत्रिका ने उसको वापस निपटाया और मैंने पढ़ना चालू कर दिया। इत्तेफाक से कुछ समय बाद वैकेंसी आ गई और मेरे दिमाग में वो बात बैठी हुई थी, उद्दीपक वाली, पिल्ली वाली, और बन गए मास्टर, बन गए मास्टर। अब मैंने उसको बोला इस बार का जो वर्ग 1 का मास्टर है वो राजपत्रित अधिकारी, मतलब जिसे बोला जाता है गजेस्टेड ऑफिसर, क्लास 2 का ऑफिसर होता है वो, है ना। अब उसको पता है या नहीं पता, मुझे नहीं पता ना, कि सबको पता है। मेरा गांव खरवाया, वहां के जो 10वीं 12वीं तक बच्चे पढ़े हैं, कॉलेज में जो बच्चे पढ़े, उनको ही पता है कि इस समय की जो भर्ती हुई है वो गजेस्टेड ऑफिसर के रूप में हुई है वर्ग 1 वालों की। और उसको मजाक लगता है मेरी बात को। अब पता नहीं है मेरी टांग खींचता है या उसे विश्वास नहीं हो पा रहा, या वो ये सहन नहीं कर पा रहा कि जो मास्टर बनो हाल ही, वो भी नौकरी में है, बिजली विभाग में है, कि जब मास्टर बनो हाल ही और जो गजेस्टेड ऑफिसर बन गया, और मैं इतने लंबे समय से नौकरी कर रहा हूं, मैं इतने लंबे समय से नौकरी कर रहा हूं और मैं मास्टर वो गजेस्टेड ऑफिसर नहीं बन पाया। अब ये ईश्वर जाने। अब उसने मुझको एक उद्दीपन फिर दे दिया, उद्दीपन समझ गए, एक उद्दीपन मुझे उसने फिर बोल दिया कि ना गजेस्टेड ऑफिसर तो सिर्फ पीएससी से बनते हैं। अब लेकिन क्या था, ये उद्दीपन क्या मेरे लिए संवेदी और प्रेरित का काम करेगा, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले वाले के टाइम में क्या था, मेरे पास समय था। अब तो मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि पहली नौकरी से छुटकारा नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कभी कभी उसकी मानने ना मानने से क्या है, उससे कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। साथ वो मेरी टांगी खींचता रहता है, दोस्ती यारी में सब चलता रहता है कि नहीं है। तो उद्दीपन समझ में आया आपको। उद्दीपन मतलब एक ऐसा बाहरी, उद्दीपन मतलब एक ऐसा बाहरी वस्तु, व्यक्ति जो हमको प्रतिवर्ती, यानी हमारा ब्रेन उसके लिए तैयार नहीं है, पर हमको फिर भी वो काम क्या करना पड़ता है। तो उसके लिए तो प्रतिवर्ती क्रिया समझ में आ गया, प्रतिवर्ती चाप समझ में आ गया। अब अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप एक दक्ष प्रणाली अथवा जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप की उपयोगिता। अच्छा मुझे बताओ, हमारे अंदर प्रतिवर्ती चाप की आवश्यकता है कि नहीं है? है। क्यों है? मुझे एक चीज बताओ, अपना हाथ जल रहा है, ऐसा समझ लो, सरल भाषा में इसको तो अपन पढ़ ही लेंगे, फिर इसको तो समझ ही लेंगे। हमारा हाथ जल रहा है, अब हाथ जल रहा है और अपन को संकेत पहुंचा, संकेत जो पहुंच रहा है हाथ जलने का, वो कौन के द्वारा पहुंच रहा है? प्रतिवर्ती चाप के द्वारा तो पहुंच रहा है। उसमें फिर वो मेरुरज्जु, संवेदी तंत्रिका और एक और प्रेरित तंत्रिका सब मिलकर। अब मान लो तो इन तीनों को मिलाकर अपना क्या बनता है? प्रतिवर्ती चाप। अब मान लो जो रास्ता ही खराब है, संकेत खराब हो गए, सिग्नल टूट गए और अपना हाथ जल रहा है, अपन देख रहे हैं जल रहा है, जल के टपक रहा है, तो जलन बन गया अपन तो भाई, कोई कुछ होगा ही नहीं ना। कुछ होगा क्या? नहीं होगा। लग रही है कोई अपना काट रहा है, पाँव काट रहा है, काटते रहे, क्योंकि संवेद अपने अंदर वो है ही नहीं ना। क्या? प्रतिवर्ती चाप। चाप मतलब बिजली की वायरिंग पूरी, वो तो फॉल्ट हो गया है। तो यानी कि कहीं ना कहीं जीव जो है, जंतु जो है, उन्हें प्रतिवर्ती चाप की आवश्यकता है, नहीं तो शरीर खराब हो जाएगा। देखते हैं अपन, अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि इनके मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं है। अब देखो, प्रक्रम मतलब प्रक्रिया, जल्दी नहीं सोच पाते। अब देखो, जहां पर जंतुओं की बात आ गई, सिर्फ मानव की बात नहीं आई यहाँ पर। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली ह्यूमन बीइंग्स, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल बायोलॉजिकल्स क्रिएचर। हम सभी के बारे में बात करें, कुत्ता बिल्ली सब आ गए, इन सब में होता है। आग लगती है तो भालू भागता है देखकर, शेर भागते हैं, जोर जोर से आवाजें होती है, उनसे भागते नहीं भागते जानवर वगैरह। जोर से पटाखा फोड़ दो तो कबूतर भाग जाते हैं, कहां फटा नहीं पता, लेकिन वो सोच नहीं सकते। तो कई लोग ऐसे हैं जिनका जो मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं है, तो उनके लिए कौन आवश्यक हो जाता है? प्रतिवर्ती चाप, नहीं तो वो तो मर जाएंगे। तो वास्तव में अधिकांश जंतुओं में सोचने की आवश्यकता जटिल न्यूरॉन जाल या तो अल्प है, अनुपस्थित होता है। अच्छा, कुछ लोग सोच ही नहीं सकते और कुछ में बहुत कम होता है, ऐसा बताया जाता है। मुझे पास उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि जो मोर होता है उसके अंदर सोचने की क्षमता ही नहीं होती। मोर सोचता नहीं है, जैसे कहते हैं समझ ना होना, बुद्धि ना होना, अकल ना होना, सोचने की समझ ना होता, लेकिन उसके अंदर मेरुरज्जु तो है। दर्द के मारे करहाना दर्द, मतलब मेरुरज्जु सबके पास है। तो बात समझ में आ गई कि प्रतिवर्ती चाप इसलिए आवश्यक है क्योंकि कुछ जीव जंतुओं में मस्तिष्क की प्रक्रिया बहुत कम या होती ही नहीं है। जो 4 लाइनों को अपन 2 लाइनों में क्लियर कर रहे हैं अपन, ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अच्छा, यह स्पष्ट है कि वास्तविक विचार प्रक्रम की अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप का दक्ष कार्य प्रणाली रूप में विकसित हुआ। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब जो सोच नहीं सकता, ब्रेन काम नहीं कर रहा, ब्रेन एक्टिव नहीं है, ऐसे लोगों के लिए क्या? प्रतिवर्ती चाप बहुत आवश्यक है। यद्यपि जटिल न्यूरॉन जाल के अस्तित्व में आने के बाद भी प्रतिवर्ती चाप तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। अर्थात जंतुओं में सोचने की शक्ति बहुत कम या क्षीण होती है, जिससे वह तुरंत अनुक्रिया कर अपना बचाव नहीं कर सकते। सोचने की क्षमता कम है, ब्रेन सही एक्टिव नहीं है, तो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे सकते वो लोग।
तुरंत प्रतिक्रिया। तो तुरंत प्रतिक्रिया के लिए कौन सहायक हो जाता है उनके लिए? प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप मतलब मेन हीरो कौन है इसका? मेरू रज्जु। मेन हीरो कौन है? मेरू रज्जु। अतः इस कमी को पूरा करने के लिए अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप एक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है ना। बहुत सारा नहीं, अपन ऊपर की 2-3 लाइनों, नीचे का जो मेन इंपॉर्टेंट है, ज्यादा अपन को याद करना नहीं। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं अपन अब।